हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज मैं आप लोग को सामाजिक विज्ञान का पाठ 5 पढ़ाने वाली हूँ। पाठ का नाम है भारत, कृषि, उद्योग और परिवहन। भारत में कृषि और उद्योग और परिवहन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। देश के लगभग 70% लोग कृषि के व्यवसाय के साथ जुड़े हैं। देश की आबादी यानी जनसंख्या और समृद्धि का आधार इस व्यवसाय के विकास पर निर्भर है, अर्थात आधारित है। भारत के खेतों में अलग अलग फसल पैदा की जाती है, जिसमें से कुछ फसल भोजन तो फिर कुछ फसल उद्योग धंधे में काम आती है। भारत ने स्वतंत्र होने के बाद उद्योग धंधे में खूब प्रगति की है, यानी विकास की है। आज अन्य विकासशील देशों को भारत औद्योगिक टेक्नोलॉजी में मार्गदर्शन दे सकता है, यानी रास्ता दिखा सकता है। यहाँ कह रहे हैं कि हमारा देश जो है, भारत देश कृषि प्रधान देश है। देश के लगभग 70% लोग खेती के काम में जुड़े हैं, खेती से जुड़े हुए हैं। देश की जनसंख्या और समृद्धि का आधार है। इस व्यवसाय के विकास पर अधिक निर्भर करता है, आधारित है। भारत के खेतों में अलग अलग फसल पैदा की जाती है, जिसमें से कुछ फसल भोजन में तो कुछ फसल उद्योग धंधे में काम आती है। भारत ने आज़ादी मिलने के बाद उद्योग धंधे में खूब प्रगति की है, विकास किया है। आज दूसरे विकासशील देशों को भारत औद्योगिक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मार्गदर्शन दे सकता है, यानी रास्ता दिखा सकता है। आगे पढ़ते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि बाल मित्रों, आप कक्षा 6 में गुजरात के कृषि, उद्योग और परिवहन के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। हम यहाँ भारत के विषय में सीखेंगे। गुजरात में उत्पादित यानी पैदा होने वाले फसलों के नाम है ज्वार, बाजरा, मूंगफली, गन्ना, कपास। गुजरात में आए उद्योगों के नाम ऊनी कपड़ों का उद्योग, चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज उद्योग और पेट्रोकेमिकल्स उद्योग। यहाँ पे कह रहे हैं कि गुजरात के कृषि, उद्योग और परिवहन के बारे में आप लोग पढ़ चुके हैं कक्षा 6 में। यहाँ भारत के विषय में सीखेंगे तो यहाँ गुजरात में पैदा होने वाले फसलों के नाम बताया गया। गुजरात में आए उद्योग जो हैं उनके नाम बताई मैं। आगे अब हम लोग पढ़ते हैं भारत की कृषि, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। सामान्य अथवा आकाशीय कृषि। मात्र भारत पर आधारित कृषि को सामान्य अथवा आकाशीय कृषि कहा जाता है। उनमें होने वाली फसलें निम्न अनुसार है। कह रहे हैं सामान्य अथवा आकाशीय कृषि में कि मात्र बरसात पर आधारित कृषि को सामान्य अथवा आकाशीय कृषि कहा जाता है। उनमें उत्पन्न होने वाले फसलें निम्न अनुसार हैं। पहला है ज्वार, बाजरा। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ज्वार और बाजरे के फसल के लिए कम नमी वाली ज़मीन अनुकूल होती है। अनुकूल का मतलब होता है अच्छी होती है। ज्वार मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पैदा होती है। बाजरा राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में होता है। बाजरा का सबसे अधिक उत्पादन यानी पैदावार राजस्थान में होता है। यहाँ ज्वार और बाजरा के बारे में बताया गया है कि ज्वार और बाजरे की फसल के लिए कम नमी वाली ज़मीन अच्छी होती है। ज्वार की फसल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु में पैदा होती है। बाजरा की फसल राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में होता है। बाजरा का सबसे अधिक पैदावार राजस्थान में होता है। आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। बाजरा के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम क्रम पर है, अर्थात बाजरा पैदा करने के लिए भारत पूरे विश्व में पहले स्थान पर आता है। आगे है मकई। मकई का उपयोग अनाज और पशुओं के खुराक के रूप में भी होता है। मकई उत्पादन के मुख्य राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश है।
मकई के बारे में बताया जा रहा है कि मकई का उपयोग अनाज और पशुओं के खुराक के रूप में यानी भोजन के रूप में होता है। मकई पैदावार के मुख्य राज्य हैं कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। आगे है मूंगफली, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मूंगफली एक तिलहन है। मूंगफली की फसल के लिए अधिक बरसात की ज़रूरत नहीं होती। मूंगफली के उत्पादन में गुजरात का स्थान सर्वोच्च यानी सबसे ऊंचा है। इसके सिवाय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है। केवल मूंगफली से ही देश का 50% खाद्य तेल प्राप्त किया जाता है। मूंगफली के बारे में यहाँ बताया गया है कि मूंगफली एक तिलहन है यानी इससे तेल निकलता है। मूंगफली की फसल के लिए अधिक बरसात की आवश्यकता नहीं होती। मूंगफली की पैदावार में गुजरात का सबसे पहला स्थान है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में इसका उत्पादन होता है, पैदावार होती है। केवल मूंगफली से ही देश का 50% खाद्य तेल यानी खाने के तेल प्राप्त किए जाते हैं। आगे पढ़ते हैं सूखी खेती। वर्षा ऋतु में जहाँ पानी का संग्रह होता है, ऐसे तराई वाली ज़मीन में पानी के सूख जाने के बाद जो खेती होती है उसे सूखी खेती कहा जाता है। ऐसी ज़मीन में गेहूं की फसल अच्छी होती है। सूखी खेती के बारे में यहाँ बताया गया है कि बरसात के समय में जहाँ पानी इकट्ठा होता है, ऐसे तराई वाली ज़मीन में पानी के सूख जाने के बाद जो खेती होती है उसे सूखी खेती कहा जाता है। ऐसी ज़मीन में गेहूं की फसल यानी पैदावार अच्छी होती है। तीसरा सिंचाई की खेती। सिंचाई से खेती, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जिस ज़मीन में कुआं, तालाब, नहर आदि के आधार से सिंचाई करके खेती होती हो उसे सिंचाई की खेती कहा जाता है। भारत में 30% ज़मीन में इस प्रकार की खेती होती है। सिंचाई से खेती के बारे में बताया जा रहा है कि जिस ज़मीन में कुआं, तालाब, नहर आदि दूसरे साधनों के आधार से सिंचाई करके खेती होती है उसे सिंचाई की खेती कहा जाता है। भारत में 30% ज़मीन में इस प्रकार से खेती होती है। फिर है गन्ना, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। दुनिया में सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन हमारे देश में होता है। गन्ने को गर्म और नमी युक्त वातावरण अधिक अनुकूल होता है यानी अच्छा होता है। गन्ने की बुआई पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु में होता है। गन्ने के बारे में बताया जा रहा है कि दुनिया में सबसे अधिक गन्ने का पैदावार हमारे देश में ही होता है। गन्ने को गर्म और नमी युक्त वातावरण अधिक अच्छा होता है। गन्ने की बुआई पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा और तमिलनाडु में होती है। आगे है कपास, उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कपास की फसल तैयार होने में 6 से 8 महीने लगते हैं। कपास की फसल जब तैयार हो जाए तब आसमान स्वच्छ होना चाहिए। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में सबसे अधिक होता है। यहाँ कपास के बारे में बताया जा रहा है कि कपास की फसल तैयार होने में 6 से 8 महीने लग जाते हैं। कपास की जब फसल तैयार हो जाए तब आसमान स्वच्छ होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, बादल उदल नहीं होना चाहिए। कपास गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में सबसे अधिक होता है। आगे पढ़ते हैं इतना जानिए गेहूं के उत्पादन में पंजाब का सर्वोच्च स्थान है। उसे गेहूं का भंडार कहते हैं। इसके उपरांत उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसकी फसल होती है। गुजरात के भाल प्रदेश में पैदा होने वाला भालिया गेहूं प्रसिद्ध है। कपास के बीज से तेल निकाला जाता है जिसे हम कपासिया तेल कहते हैं। यहाँ बता रहे हैं कि
गेहूं के पैदावार में पंजाब का सबसे ऊंचा स्थान है, पहला स्थान है। उसे गेहूं का भंडार कहते हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में इसकी फसल होती है। गुजरात के भाल प्रदेश में पैदा होने वाले भालिया गेहूं सब जगह प्रसिद्ध है, प्रख्यात है। और कह रहे हैं कि कपास के बीज से तेल निकाला जाता है, जिसे हम कपासिया कहते हैं। आगे पढ़ते हैं। पटसन, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। पटसन की फसल को तैयार होने में 8 से 10 महीने का समय लगता है। पटसन को पानी में सड़ाया जाता है, उसके बाद उसमें से रेशा निकलता है। पटसन का उत्पादन पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा में होता है। पटसन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि पटसन की फसल को तैयार होने में 8 से 10 महीने का समय लगता है, वक्त लगता है। पटसन को पानी में सड़ाया जाता है, उसके बाद उसमें से रेशा निकलता है। पटसन का उत्पादन यानी पैदावार पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, ओडिशा में होता है। उसके बाद है धान। धान के बारे में पढ़ते हैं। धान भारत की महत्वपूर्ण फसल है। धान हमारे देश के अधिकतर लोगों का मुख्य भोजन है। पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और गुजरात में इसका अच्छा उत्पादन होता है। यहाँ धान के बारे में लिखा हुआ है कि धान भारत की सबसे महत्वपूर्ण फसल है। धान हमारे देश के अधिकतर लोगों का मुख्य यानी खास भोजन है। पश्चिम बंगाल, बिहार, पंजाब, असम, मध्य प्रदेश, ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और गुजरात में इसका बहुत ही अच्छा पैदावार होता है। चौथे नंबर पे है बागानी खेती। इसके विषय में हम लोग पढ़ेंगे। बगीचे की पद्धति से देखभाल करके होने वाली खेती बागानी खेती कही जाती है। बागान खेती में चाय, कॉफ़ी, फल, फलादि, नारियल आदि का समावेश होता है। यहाँ पे बागानी खेती के बारे में बताया गया है कि बगीचे की पद्धति से तरीके से देखभाल करके होने वाली खेती बागानी खेती कही जाती है। बागान खेती में चाय, कॉफ़ी, फल, फलादि, नारियल आदि का समावेश होता है। तो हम लोग चाय के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। पर्वतों की ढलान पर जंगलों को साफ किया गया हो, ऐसी जगहों पर चाय के बगीचे होते हैं। चाय के जड़ में संग्रहित यानी एकत्रित पानी चाय के पौधों को नुकसान करता है, इसी कारण यह बलुई ज़मीन पर होता है। असम में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। इसके उपरांत पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका उत्पादन होता है। यहाँ चाय के बारे में बताया गया है कि पर्वतों की ढलान पर जंगलों को साफ किया गया हो, ऐसे स्थानों पर चाय के बगीचे होते हैं। चाय के जड़ में पानी एकत्रित न हो, नहीं तो पानी के पौधे को नुकसान करता है, इसी कारण ये बलुई यानी बालू वाले ज़मीन पर होता है। असम में सबसे अधिक चाय का पैदावार होता है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसका पैदावार होता है। आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए। चाय के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। यहाँ कह रहे हैं कि चाय के पैदावार में पूरे विश्व में भारत का पहला स्थान है। आगे कॉफ़ी के पौधे की खोज। कॉफ़ी के पौधे की खोज कैसे हुई उसके बारे में यहाँ दिया गया, हम लोग पढ़ेंगे। कालदी प्रतिदिन बकरियाँ चराने जाता था। अपनी बकरियों की उछल कूद से वह परेशान था। एक दिन उसने अपनी बकरियाँ जिस पौधे के फल को खाती थीं, उस फल को खाया और उसे भी ताजगी का अनुभव हुआ। उसके बाद कॉफ़ी की खोज की बात दुनिया के सामने आई। भारत में कॉफ़ी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में होती है। कॉफ़ी की खोज के बारे में बता रहे हैं कि कालदी प्रतिदिन बकरियां चराने जाता था। अपनी बकरियों की उछल कूद से वह बहुत परेशान हो गया था, तंग आ गया था। एक दिन उसने अपनी बकरियां जिस पौधे के फल को खाती थी, उस फल को खाया और उसे भी ताजगी महसूस हुआ। उसके बाद
कॉफ़ी की खोज की बात पूरे दुनिया के सामने आई। भारत में कॉफ़ी कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में पाई जाती है। आगे सिंचाई, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं। भारत में वर्षा ऋतु अनियमित यानी इसकी कोई नियम नहीं है और अनिश्चित है यानी निश्चित नहीं कब बारिश हो जाए। देश के अधिकतर प्रदेशों में अल्प यानी थोड़े समय के लिए तथा कम मात्रा में बरसात होती है। मर्यादित यानी सीमित बरसात के कारण कृषि यानी खेती के लिए ज़मीन का संपूर्णतः यानी पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता। एक से अधिक फसल काटना शायद ही संभव हो पाता है। खेती को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए सिंचाई एक अनिवार्य आवश्यकता है। यहाँ सिंचाई के बारे में बताया जा रहा है कि भारत में बरसात अनियमित है, इसका कोई नियम नहीं है और अनिश्चित है, इसका समय भी निश्चित नहीं है कि कब बरसात हो। देश के ज़्यादातर प्रदेशों में थोड़े समय के लिए तथा कम मात्रा में कम प्रमाण में बरसात होती है। सीमित बरसात होने के कारण खेती के लिए ज़मीन का पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाता है। एक से अधिक फसल काटना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, शायद ही कहीं कहीं संभव हो पाता है। खेती को अधिक उपजाऊ बनाने के लिए सिंचाई एक अनिवार्य आवश्यकता है। आगे पढ़ते हैं। इतना जानिए। इंदिरा नहर की लंबाई 9,425 किलोमीटर है। यह दुनिया की सबसे बड़ी नहर योजना है। इस नहर के कारण राजस्थान की बंजर भूमि पर कृषि का विकास हुआ है। बंजर का मतलब होता है जहाँ कुछ भी पैदा नहीं होता हो। तो कह रहे हैं कि इंदिरा नहर की लंबाई जो है 9,425 किलोमीटर लंबा है। यह पूरे विश्व की सबसे बड़ी नहर योजना है। इस नहर के कारण ही राजस्थान की बंजर जमीन पर खेती का विकास हुआ है। आगे है उद्योग, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पूंजी निवेश, श्रमिकों की संख्या और उत्पादन की मात्रा के आधार पर उद्योग के 3 प्रकार बनाए गए हैं। करे पूंजी जो लगाते हैं, निवेश करते हैं, श्रमिकों की मेहनत करने वालों की संख्या और पैदावार की मात्रा के आधार पर उद्योग के 3 प्रकार बनाए गए हैं। पहला है कुटीर उद्योग, गृह उद्योग भी बोलते हैं इसको। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जिस उद्योग में लोग अपने घरों में हाथ से वस्तुएं बनाएं जिसमें पूंजी निवेश कम हो, जैसे कि अगरबत्ती, पापड़, फर्नीचर, अचार बनाना इत्यादि, ऐसे उद्योगों को कुटीर उद्योग कहा जाता है। कुटीर उद्योग के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जिस उद्योग में लोग अपने हाथों से चीज़ वस्तुएं बनाएं जिसमें पैसे कम खर्च करने पड़े, कम खर्चा होता हो, ऐसे उद्योग गृह उद्योग होते हैं। अगरबत्ती, पापड़, फर्नीचर, अचार बनाना इत्यादि, ऐसे उद्योगों को ही कुटीर उद्योग या गृह उद्योग कहा जाता है। लघु उद्योग, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जिसमें एक कारखाना हो, कुछ यंत्र हो, अधिक मजदूर हो, जिसका पूंजी निवेश कुटीर उद्योग से अधिक हो, उसे लघु उद्योग कहा जाता है। लघु उद्योग में खिलौने, टीवी, फ्रिज, प्लास्टिक की वस्तुएं इत्यादि बनाई जाती हैं। लघु उद्योग में यहाँ बताया गया है कि जिसमें एक कारखाना हो, कुछ यंत्र यानी मशीन हो, अधिक मजदूर हो, जिसका पूंजी निवेश यानी खर्च कुटीर उद्योग से अधिक हो, उसे लघु उद्योग कहा जाता है। लघु का मतलब होता है छोटा। लघु उद्योग में खिलौने, टीवी, फ्रिज, प्लास्टिक की चीज़ें इत्यादि बनाई जाती हैं। आगे है बड़ा उद्योग, इसके बारे में पढ़ते हैं हम लोग। अनेक उद्योग ऐसे हैं जिनमें वस्तुएं बनाने के लिए बड़े बड़े कारखाने हों, विशाल यानी बहुत बड़ा यंत्र हो, हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हों और सबसे अधिक पूंजी निवेश हो, उसे बड़ा उद्योग कहा जाता है। बड़े उद्योगों में मोटर, सीमेंट, स्टील आदि बनाया जाता है।
यहाँ बड़े उद्योग के बारे में बताया गया है कि बड़ा उद्योग उसे कहते हैं जहाँ पे जिनमें वस्तुएं बनाने के लिए बड़े बड़े कारखाने हों, बहुत बड़ी बड़ी मशीन हो, हजारों की संख्या में मजदूर काम करते हों और सबसे अधिक पूंजी यानी पैसे लगे हों, उसे बड़ा उद्योग कहा जाता है। बड़े उद्योगों में मोटर, सीमेंट, स्टील आदि बनाया जाता है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, देश के कुछ उद्योगों के विषय में जानेंगे। नीचे है सूती कपड़ों का उद्योग। यहाँ पूछा गया कि कौन सी फसल विपुल मतलब अधिक मात्रा में हो तो वहाँ सूती कपड़े का उद्योग विकसित होगा। तो कपास है, जो भारत में अहमदाबाद, सूरत, मुंबई, कोयम्बटूर शहर में कपड़े का उद्योग विकसित हुआ है। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। पाठ बहुत बड़ा है तो आगे का भाग आगे के वीडियो में पढ़ाऊँगी आप लोग को। जितना पढ़ाया गया है वीडियो को आप लोग ध्यान से सुनिएगा। लेसन जो भी मिलता है आप लोग को पूरा करके रखना है। चेक होगा आप लोग का नोट मंगवा कर, या विद्यालय खुलेगा आप लोग आएंगे तो। और लेसन पूरा करके रखना, ऐसा नहीं सोचना कि लेसन चेक नहीं होगा। तो जो भी लेसन नहीं करते वो लेसन पूरा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।